हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। देखिए, अब आपके पास में क्या है, पिक्चर बिल्कुल क्लियर है। क्या कब आपका एग्जाम होना है, नोटिफिकेशन आ रहा है नहीं आ रहा है, उसके बारे में आप चिंता मत कीजिए। अगर आप उसके पीछे रहेंगे कि नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद आपको 3 महीने मिलेंगे, तो ऐसा अपने दिमाग से निकाल दीजिए। उन्होंने फिक्स कर दिया है कि मई में आपका एग्जाम है, और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने हमारी सीरीज क्या है आपके लिए स्टार्ट कर दी है। तो उसके अंदर आपको पॉलिटी मिल रही है, आपको ज्योग्राफी मिल रही है और आपको साइंस टेक मिल रही है। और ये इकोनॉमी को हमने कुछ थोड़े दिन के लिए होल्ड पे रखा हुआ था, ठीक है, ताकि हम सिलेबस को थोड़ा नया सिलेबस उसमें रिफाइनमेंट और वगैरह क्या हुआ है उसके अकॉर्डिंग क्या है अब इसको भी क्या हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो वीकली बेसिस पे क्या है कि चारों चीजें आपके लिए आपको मिलती रहेंगी। और रही बात राजस्थान की, ठीक है, तो राजस्थान हम कुछ थोड़े टाइम के बाद स्टार्ट करेंगे, जिससे क्या है राजस्थान भी आपका क्या कवर हो जाए। क्या तो मेन चीजों को कवर कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ चीजें क्या है हमने 2 वीडियोस जो पहले इकोनॉमी के बनाए थे उनके अंदर काफी कुछ कवर किया था, और कुछ जो नए टॉपिक्स आपके जोड़े गए हैं वो उनको भी क्या है बेस लेवल पे हमने कवर कर दिया था। तो अब थोड़ा सा क्या है आज हम इसका जो नया सिलेबस हमारे पास है वो देखते हैं। और आपका एक मिथ है, क्या है मिथ है, भ्रम है कि सिलेबस में ड्रास्टिकली चेंज किया गया है या कुछ किया गया। अब एक चीज यहां पर इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, मैं आपको पहले ही बता दूं कि कुछ चीजें सिलेबस में से क्या उन्होंने डिलीट की हैं, क्या है पिछले सिलेबस में से डिलीट की हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वो नहीं करनी है, ठीक है। जब तक आप वो नहीं करेंगे तब तक बाकी चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो उसको भी हम क्या डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं सिलेबस आपके प्रीलिम्स में क्या चीजें आती हैं, ठीक है। प्रीलिम्स में मोटे तौर पे क्या है वर्ल्ड इकोनॉमी ज्यादा नहीं आती है, वर्ल्ड इकोनॉमी करंट के अंदर कवर हो जाती है, ठीक है। तो प्रीलिम्स में क्या क्या चीजें उन्होंने इस बार किया है, और इस बार उन्होंने क्या है कि सिलेबस को थोड़ा स्पेसिफाई कर दिया है, थोड़ा क्लियर कर दिया है कि ये चीजों पे आपको ज्यादा फोकस करना है। क्यों? क्योंकि 10 मार्क्स के क्वेश्चंस भी आपको यहां से मिलेंगे और 5 मार्क्स के भी मिलेंगे। तो यहां पर ये एक इंपॉर्टेंट चीज आपके पास में आ जाती है। अब यहां पर क्या है कि इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, ये आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। पहले इंप्लिसिट था, इस बार उन्होंने क्या कर दिया पूरा साफ कर दिया कि इकोनॉमिक ग्रोथ मींस आर्थिक प्रगति और आर्थिक विकास। डेवलपमेंट को हम कहते हैं विकास, ठीक है। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। और इसके ऊपर क्या है कि स्पेशल एक आपका चैप्टर होता है, चाहे वो स्टेट लेवल पे हम इकोनॉमिक रिव्यू देख लें या फिर जो इकोनॉमिक सर्वे जो लेटेस्ट कल आपको मिला, कल रिलीज किया गया है, उसके अंदर भी क्या है स्पेसिफिकली चैप्टर दिया जाता है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, यानी जो पर्यावरणीय जो नुकसान हो रहा है वो, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट सतत विकास क्या होता है। तो ये आपको अच्छी तरीके से डिटेल में करना है। दूसरी चीज आता है मेजरमेंट ऑफ डेवलपमेंट। अब विकास को आप मेजर कैसे करेंगे, विकास का मापन कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा कि विकास हुआ है नहीं हुआ है। अब आता है कन्वेंशनल मेथड्स। कन्वेंशनल मेथड्स में आपके पास जीडीपी आ जाता है और ये चीज आती है। फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये पहले क्या है एक अलग से टॉपिक आपके दिया जाता था, अब इन्होंने क्या किया इसमें यहां पर आपको डाल दिया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी मानव विकास सूचकांक जिसे हम कह रहे हैं, अगर मानव विकास सूचकांक एंड रिलेटेड इंडेक्सेस, ठीक है। और उससे संबंधित जो भी सूचकांक आपको मिलेंगे, ठीक है, जैसे जेंडर गैप इंडेक्स होता है, हंगर इंडेक्स होता है, और जो इंडेक्सेस आते हैं वो सारे के सारे आपको क्या है वो सारे सूचकांक आपको पढ़ने हैं। तो ये नहीं है कि ये मोस्टली क्या आ गया करंट से पार्ट आ गया आपका, किसमें से आ गया करंट अफेयर्स में से आ गया, क्योंकि ये सारी चीजें करंट अफेयर्स में से क्या करेंगे आप पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आ जाता है रोल ऑफ मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, ठीक है, ये आप हमेशा से पढ़ते आए हैं। मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब होता है जो रिजर्व बैंक कोई पॉलिसी बनाता है उसको हम क्या कहते थे मौद्रिक नीति, वो क्या कहलाती है मौद्रिक नीति। और फिस्कल पॉलिसी का मतलब होता है राजकोषीय नीति, इसके बारे में हमने पिछले एक वीडियो में कवर किया था। इसको कहते हैं राजकोषीय नीति, जो फाइनेंस मिनिस्टर बनाते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री बनाती है, जिसका क्या है बजट जो 1 तारीख को आपको आएगा, सेंटर का बजट, यूनियन बजट आएगा, जो क्लियर करेगा कि फिस्कल पॉलिसी में क्या क्या नई चीजें डाली गई हैं, कोई चेंज किया गया है नहीं गया, नया कोई टैक्स लगाया गया है नहीं गया, इनकम टैक्स की रेंज में कोई चेंज किया गया है। और खास करके जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ रही है इसकी, वो है डायरेक्ट टैक्स कोड, ठीक है। इसका क्या होता है कि इसका बजट में क्या कुछ मेंशन होता है या नहीं होता है, तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाएगी आपके पास में डायरेक्ट टैक्स कोड, ठीक है, जो नया
प्रत्यक्ष कर संहिता जो लाई गई है उसको किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाएगा, तो वो भी बजट के अंदर आएगा आपके पास। ठीक है, फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसके लिए कर रहे हैं, आर्थिक विकास के लिए तो हम सारा कुछ कर रहे हैं, क्या करें। फिर रिसेंट बजट, और ये ध्यान रखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड आ जाता है, रिसेंट बजट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्लियर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रीसेंट बजट आपको करना है। रीसेंट का मतलब जो परसों आपके पास में बजट आएगा उस बजट को क्या करना है, आपको करना है, पुराने बजट्स नहीं करने। और एक चीज यहां पर आ जाती है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है आपके पास में। पहले क्या है, ये स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ नहीं था, एक्सप्लिसिट नहीं था, इस इम्प्लिसिट था। इस बार उन्होंने एक्सप्लिसिट कर दिया इस रिसोर्स मोबिलाइजेशन को। ठीक है, रिसोर्स मोबिलाइजेशन हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन हम किसको कह रहे हैं, क्या चीज रिसोर्स मोबिलाइजेशन है। यानी क्या है, संसाधनों का क्या क्या कर रहे हैं आप, संसाधनों को इकट्ठा कर रहे हैं, संसाधनों को सक्रिय कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, संसाधनों को सक्रिय कर रहे हैं। तो ये तो हो गया रिसोर्स मोबिलाइजेशन। फिर फिस्कल फेडरलिज्म क्या है, यानी संघीय जो राजकोषीय संघीय राजकोषवाद जिसे हम बोल रहे हैं, फिस्कल फेडरलिज्म। ठीक है, मतलब सेंट्रल स्टेट्स में टैक्सेस का और का बंटवारा कैसे होता है, जो टैक्सेस आ रहे हैं वो किस तरह से सेंटर यूज करता है, किस तरह से स्टेट्स यूज करता है, उनको भेजा कैसे जाता है, और फिर जो पॉलिसीज लाई जाती हैं उसके अंदर सेंटर क्या क्या कंट्रीब्यूट करता है और स्टेट्स को क्या क्या देना पड़ता है। ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। और खास करके जो लेटेस्ट फाइनेंस कमीशन है, ठीक है, यानी वित्त आयोग जो होगा, जो बिल्कुल ही लेटेस्ट होगा, वो क्या होगा, आपको करना होगा। तो ये बात होगी प्रीलिम्स का थोड़ा सा पार्ट। अब प्रीलिम्स के अंदर और चीज आ जाती है, फिर आ जाते हैं आपके पास सेक्टर्स। ठीक है, अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र हैं वो आ जाते हैं। ठीक है, यानी सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी कौन से होते हैं, एग्रीकल्चर, जिसको हमें प्राथमिक या प्राइमरी सेक्टर कह देते हैं। ठीक है, फिर इंडस्ट्रीज यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ठीक है, उत्पादन का जो क्षेत्र है वो आ जाता है। फिर आपके पास में आता है सर्विसेज, सेवाएं। ठीक है, जिसको हम टर्शरी या तृतीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको करनी है। अब इनके अंदर जो भी चीजें हैं, ठीक है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ पैटर्न, पॉलिसी, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, और ये सारी चीजें आपको जो रेफरेंस लेना है वो है इकोनॉमिक सर्वे का। ठीक है, तो इकोनॉमिक सर्वे भी हम करेंगे, दो तरह से करेंगे, एक आरएस के लिए और एक आईएएस के लिए बिल्कुल अलग तरह से इकोनॉमिक सर्वे किया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि एग्रीकल्चर में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, क्या क्या नवाचार किया जा रहा है सरकार के द्वारा, वो सारा का सारा क्या आपको इकोनॉमिक सर्वे के अंदर मिल जाता है। इसी तरीके से सर्विसेज यानी सेवाओं का विस्तार, किस तरह से सेवाएं जो आर्थिक प्रगति, आर्थिक विकास है उसमें योगदान दे रही है, वो सारी चीजें आ जाती हैं। फिर इसके अंदर आपके पास में आ गया ये सेक्टर, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ये जब स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया गया है तो आपको इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है, और सर्वे के अंदर जो भी डेटा आपको मिलेगा वो आपको यूज करना है। ठीक है, और ये क्या है, स्किल डेवलपमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है। अब यहां ध्यान रखिएगा, दो चीजें वहां पर उन्होंने नहीं दी है, जो कट उन्होंने कर दी है। एक होता है पॉवर्टी, ठीक है, निर्धनता जिसे हम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, निर्धनता कह रहे हैं। सीधे तौर पर इन्होंने इस बार नहीं लिखा है निर्धनता और एम्प्लॉयमेंट को। ठीक है, यहां पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन लिखा है। ठीक है, तो ये चीज आपको करनी है। तो निर्धनता के साथ ही ये चीजें क्या है, सारी जुड़ी हुई हैं। जो सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट का जो सेक्शन आ जाता है आपके पास में, ये इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है, और इसको थोड़ा अच्छी तरह से क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मेंस के सिलेबस की, कि मेंस के सिलेबस में क्या है। देखिए, ज्यादा ऊपर नहीं है, प्रीलिम्स का सिलेबस थोड़ा सा क्या उन्होंने एक्सेस करके या एक्सपैंड करके दिया है। ठीक है, वही बात आ गई ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यहां पर उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया है कि कौन से अप्रोच आपको पढ़नी है, कौन सी अप्रोच पढ़नी है, इनकम अप्रोच, आय उपागम जो होता है उसको आपको पढ़ना है। फिर एचडीआई, जो भी हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ले रहे थे, और रिलेटेड इंडेक्स, जब आपको वहां पढ़ना है तो यहां भी पढ़ना है। फिर वही चीज क्लाइमेट चेंज एंड डिग्रेडेशन, वहां पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट लिखा था और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन था, यहां पर क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंट डिग्रेडेशन दे दिया आपको। ठीक है, फिर वही चीज एग्रीकल्चर के अंदर सारी चीजें आपको मेंस और प्री दोनों के हिसाब से करनी है, और बेस लेना है इकोनॉमिक सर्वे का। इसी तरीके से इंडस्ट्री पॉलिसी आ जाती है। इसी तरीके से आपके पास में क्या आ जाता है, सर्विसेज सेक्टर मेंस में आ जाता है। फिर ये इंटरनेशनल ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, ये थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि यहां पर क्या है, इन्होंने
अलग से दे रखा है, लेकिन आप इसको भी पढ़ते हैं, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि जब आप क्या कर रहे हैं, जब इकोनॉमी को पढ़ रहे हैं, इंटरनेशनल इकोनॉमी को कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपको करनी है। लेकिन इस बार क्या है, आपको थोड़ा सा डिटेल में क्या करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा। फिर ये आपका सारा का सारा जो आ जाता है, वो आ जाता है आपके पास में पब्लिक फाइनेंस, यानी बजट से रिलेटेड, फिर फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड, ये बजट क्या होता है, बजट में क्या क्या चीजें आती हैं, ये सारी चीजें। फिर ये जो पिछली बार ये चीज क्या है आपके मेंस में नहीं थी, क्लियर, यानी मॉनेटरी पॉलिसी स्पेसिफिकली क्या है, मेंस में लिखी हुई नहीं थी पिछली बार, क्योंकि पिछला सिलेबस जो आपका था मेंस में नहीं था, लेकिन आपको पढ़नी थी। तो अब क्या इन्होंने स्पेसिफिकली क्या किया, मेंशन कर दिया, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड मॉनेटरी मैनेजमेंट, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल रिफॉर्म्स, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो भारत का है, जो मौद्रिक प्रबंधन किस प्रकार करता है, और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल रिफॉर्म्स, बैंकिंग और वित्तीय जो सुधार हैं वो आपको करने हैं। क्या करने हैं, बैंकिंग और वित्तीय सुधार आपको करने हैं। सरकार क्या सुधार कर रही है, बैंकिंग या वित्तीय सुधार, जैसे मान लीजिए मर्जर कर रही है बैंक्स का, क्या कर रही है, बैंक्स का क्या कर रही है, मर्जर कर रही है, बैंक्स को क्या कर रही है, एक दूसरे में मिक्सअप कर रही है, ठीक है, तो वो आपको करना है। और कोई काम कर रही है तो चीजें करनी है, तो वो सारी चीजें क्या हो जाएंगी, इसके अंदर कवर हो जाएंगी। फिर आपके पास में आता है सोशल सेक्टर, ठीक है, तो ये इसके अंदर जो चीजें हैं जो आपके प्रीलिम्स में मेंशन नहीं थी, लेकिन यहां पर मेंशन्ड है, ये सारी चीजें आपको करनी है। खास करके ये जो मैंने आपको बताया था, पॉवर्टी, निर्धनता जो है वो वहां मेंशन नहीं थी, लेकिन यहां पर मेंशन की गई है। तो स्कीम्स फॉर ऑगमेंटेशन ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ लेबर इन इंडिया, वही चीज है कि कौन कौन सी स्कीम्स ऐसी हैं, ठीक है, जो एम्प्लॉयबिलिटी यानी स्किल डेवलपमेंट, ठीक है, कौशल विकास में सरकार क्या क्या कर रही है, क्या क्या कौशल विकास में। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, ठीक है, सरकार का सबसे बड़ा काम, जिसको हम क्या कहते हैं, एफर्मेटिव एक्शन। ठीक है, इसे हम कह रहे हैं अफर्मेटिव एक्शन या सकारात्मक कार्रवाई की जो सरकार कार्य करती है, ये चीज इसके अंदर आ जाती है। आपके पास में क्या आ जाती है, सकारात्मक कार्रवाई या अफर्मेटिव एक्शन। सरकार कौन कौन सी चीजें कर रही है, सर अब जब ये काम सरकार करती है तो ये क्या है, मेंस का सिलेबस आ जाता है आपके पास में। और एक मेंस के अंदर क्या है, स्पेसिफिकली मेंशन होता है वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान रखिएगा कि ये जो वर्ड आपको दिया गया है, ये अपने आप में क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या हो जाता है, अपने आप में ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ग्लोबल इकोनॉमिक इश्यूज यानी वैश्विक आर्थिक मुद्दे, ठीक है, यानी वैश्विक आर्थिक मुद्दे जो आपको पढ़ने हैं, और खास करके इसको आपको करंट से रिलेट करना है। क्लियर है, किससे रिलेट करना है, करंट से रिलेट करना है। और इस वक्त जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्थिक इश्यू चल रहा है वो है टैरिफ का। किसका चल रहा है, टैरिफ का चल रहा है, जो यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से पूरे दुनिया भर में क्या है, यूनिलैटरल यानी एक तरफा क्या किया जा रहा है, टैरिफ्स लगाए जा रहे हैं अपने फायदे के लिए, दिखावे के लिए कि भी हमारे यहाँ क्या करें, हम इकोनॉमिकली बेनिफिट हों। तो उसकी वजह से जो भी, ठीक है, दुनिया में चीजें हो रही हैं वो आपको करनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया की जो नई यू ट्रेड डील है, ठीक है, भारत और यूरोपीय संघ के मध्य जो व्यापार समझौता हुआ है उसको आपको पढ़ना है, ठीक है। एक चीज का ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर एक चीज आपको इंपॉर्टेंट रखनी है, केवल आपको यही नहीं पढ़ना है कि इस डील के अंदर क्या है, व्हाट इज इन दिस डील। कि इस डील में क्या है, या केवल यही आपको नहीं पढ़ना है। एक चीज और ध्यान रखनी है कि ये डील तभी कारगर हो सकती है। देखिए भारत के अंदर क्या है, सरकार को कोई भी अगर कानून पास करवाना होता है तो उसके लिए बहुत आसानी रहती है, जाती है आसानी रहती है, क्योंकि सरकार के पास क्या होता है, बहुमत होता है, मेजॉरिटी होती है। अगर कोalition में है तो भी और मेजॉरिटी में है तो भी, तो वो इजीली पार्लियामेंट से क्या हो जाती है, पास हो जाती है। लेकिन यहां पर क्या है, एक समस्या है, ठीक है। अब ये डील तभी लागू हो सकती है जब ईयू की जो पार्लियामेंट है, यूरोपियन यूनियन की जो पार्लियामेंट है, वो क्या करे, इसे पास कर दे। क्या कर दे, पास कर दे। अगर वहां कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तब क्या होती है कि ये डील रुक जाती है। क्या होती है, ये डील रुक जाएगी और फिर इंडिया को क्या करना पड़ेगा, रीनिगोशिएट करना पड़ेगा, ठीक है, दोबारा बातचीतें करनी पड़ेगी। और जो भी देश इस डील पे चाह रहे थे, क्योंकि देखिए हर देश ये नहीं चाहेगा कि डील हो जाए,
कुछ देशों का नुकसान भी हो रहा होगा, कुछ देशों, बहुत से देशों का फायदा भी हो रहा होगा। इसका साफ एग्जांपल है कि ईयू मर्क्यूसर डील, ठीक है, इसी जनवरी में क्या है, ईयू और मर्क्यूसर के कंट्रीज, जो 4 साउथ अफ्रीका के कंट्रीज हैं, सॉरी साउथ अमेरिका के कंट्रीज हैं, दक्षिणी अमेरिका के कंट्रीज हैं, ब्राजील, अर्जेंटीना, बोलिविया और यूरुग्वे, ठीक है, ये सॉरी पैराग्वे और वो यूरुग्वे, उनके मध्य क्या है एक डील फाइनलाइज की गई थी, जो काफी लंबे समय से क्या है प्रोसेस में थी, लेकिन वो यूरोपियन यूनियन के जो पार्लियामेंट थी वहां पर वो रुक गई, ठीक है, वहां पर वो पास नहीं हुई, इसलिए अभी वो डील क्या है थोड़ी ब्लॉक्ड है। तो वही चीज क्या है आपको यहां भी पढ़नी है, ध्यान रखिएगा। वो इसलिए मैंने आपको बताया क्योंकि ये डील भी क्या है करंट के अंदर है, क्योंकि बात क्या कर रहे हैं हम, ग्लोबल इकोनॉमिक इश्यूज के बारे में, यानी वैश्विक आर्थिक मुद्दों के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये डील आपके लिए क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है कि किस डील, अगर ये डील रुक सकती है या नहीं रुक सकती है। इसे मदर ऑफ डील्स कहा जा रहा है, मदर ऑफ ऑल डील्स। इसको हम करंट अफेयर्स में स्टडी करेंगे कि मदर ऑफ ऑल डील्स इसे क्यों कहा जा रहा है, व्हाई इट इज मदर ऑफ ऑल डील्स, ठीक है। तो ये था क्या है आज के सिलेबस। अब यहां पर क्या है, थोड़ा सा हम एक चीज और नोट कर लेते हैं कि कौन सी चीजें ऐसी है जो उन्होंने हटाई हैं लेकिन आपको करनी है हर हाल में, ठीक है, आपको क्या हर हाल में करनी है। तो ध्यान रखिएगा, एक चीज इन्होंने रिमूव की है, नंबर 1, वो है इन्फ्लेशन। क्लियर, इन्फ्लेशन जो चीज है वो इन्होंने हटाई है यहां से। भैया आपको प्रीलिम्स में और मेंस में इन्फ्लेशन नजर नहीं आएगा लिखा हुआ, ठीक है, पिछले सिलेबस में प्रीलिम्स में भी मेंशन था और मेंस में भी मेंशन था। तो वो इन्फ्लेशन क्या है, एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, लेकिन अगर ये नहीं है कि उन्होंने डिलीट कर दिया तो आप इसे पढ़ेंगे नहीं क्योंकि ये जब तक आप नहीं पढ़ेंगे, जब तब तक आपको फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, राजकोषीय और मौद्रिक नीति समझ में नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि ये क्या है इसी पर ही बेस्ड होती है। क्या होती है, एक फैक्टर, एक कारक ये है जिस पर ये नीति बनाई जाती है। तो इन्फ्लेशन आपको हर हाल में पढ़ना है, ऐसा नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज सब्सिडीज, क्लियर। अब सब्सिडीज स्पेसिफिकली मेंशन नहीं कर रखा, लेकिन आपको सब्सिडीज पढ़नी पड़ेंगी क्योंकि वो बजट के अंदर आती है। क्या आती है, बजट में आती है, और सरकार का कुछ अफर्मेटिव एक्शन भी उसके अंदर समाहित होता है। तो वो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। एक वर्ड आपको नहीं मिलेगा, ई कॉमर्स, ठीक है, तो वो भी आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि अगर उन्होंने हटा दिया है या मेंशन नहीं किया है तो आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो कुछ ऐसी चीजें जो पहले थी अब नहीं मेंशन की गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये चीजें नहीं करनी है। ये चीजें भी आप क्या करेंगे, पढ़ेंगे, और हर हाल में आपको जिन चीजों को क्या है स्टडी करना है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने सिर्फ ये स्टडी किया था कि भी सिलेबस में चेंज किया गया है या नहीं किया गया है। तो आप ध्यान रखिएगा, सिलेबस में कोई ज्यादा चेंज आपके लिए नहीं किया गया है। बस ये है कि सिलेबस को थोड़ा इलेबोरेट करके आपके सामने रखा गया। पहले वो चीजें आप पहले भी पढ़ते थे और अभी भी क्या है आपको वो चीजें पढ़नी है। ऐसा कुछ नहीं है कि सिलेबस में कोई ड्रास्टिक चेंज आपके लिए कर दिया गया है। बस फर्क सिर्फ इतना है, एक काम किया गया है कि 2 नंबर वाले क्वेश्चंस आपके लिए हटा दिए गए हैं और 5 मार्क्स और 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके लिए थोड़े से क्या बढ़ा दिए गए। तो उसी लेवल पे आपको चीजों को क्या है करना पड़ेगा। तो दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में क्या है, हम इसको आगे पढ़ना शुरू करेंगे। जब हमने जो पिछले वीडियो में जहां पे इसे छोड़ा था, क्योंकि वो सिलेबस की थोड़ी वो इश्यू हो गया था, तो उसकी वजह से क्या है अब उसको नेक्स्ट वीडियो में क्या हम इसको पढ़ना क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।